क्या आपने कभी सुबह बिस्तर से उठते ही सोचा, बस यही है मेरी जिंदगी, भाग दौड़, थकान और फिर वही खालीपन? क्या जिंदगी बस एक रूटीन बनकर रह गई है? जापान के छोटे से गांवों से लेकर टोक्यो की चमकती सड़कों तक एक प्राचीन दर्शन है जो हमें सिखाता है जीवन का असली आनंद बड़े लक्ष्यों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपा है। तो आपसे सवाल है, क्या आपने कभी अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजने की कोशिश की है? कौन सी एक छोटी आदत आप आज शुरू कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल दे? क्या आप अपनी टूटन को अपनाकर उसे अपनी ताकत बनाने को तैयार हैं? तो आइए चले एक ऐसी यात्रा पर जहां हर दिन नया है, हर चुनौती एक मौका और हर टूटन एक नई शुरुआत। यह है जापानी दर्शन का जादू, आपके 24 घंटों को बदलने की ताकत। चैप्टर -1, इकिगाई, जीवन का उद्देश्य। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठते ही सोचते हैं, आज का दिन फिर उसी भागदौड़ में गुजरना है। क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रहा हूं या सच में जी भी रहा हूं? मेरी सुबह क्यों भारी लगती है और रात क्यों थकी हुई चुप्पी में खत्म होती है? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन क्यों है? मैं मेहनत करता हूं, कमाता हूं, लेकिन फिर भी संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या यही जिंदगी है, बस उठना, काम करना और सो जाना? जरा कल्पना कीजिए, वही दूसरी तरफ सोचिए, जापान के ओकिनावा में रहने वाले बुजुर्गों को देखिए। 90 साल की उम्र में भी वे मुस्कुराते हुए सुबह उठते हैं और हर दिन का स्वागत ऐसे करते हैं मानो जीवन अभी शुरू हुआ हो। सुबह के 5 बजे हैं, आसमान हल्की नीली चादर ओढ़े हुए है, चारों तरफ सन्नाटा है, बस कुछ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर है, उस घर से एक बुजुर्ग किसान बाहर निकलता है। उम्र लगभग 90 साल, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ, लेकिन चाल में एक अजीब सी स्थिरता। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां है, मगर आंखों में ऐसी चमक जैसे सूरज अभी अभी वहीं से निकला हो। वो अपने पुराने लोहे के डिब्बे में पानी भरकर छोटी सी क्यारी में जाता है। मिट्टी गीली होते ही हल्की सी खुशबू उठती है, मानो पूरी धरती सांस ले रही हो। किसान धीरे धीरे हर पौधे को पानी देता है, कभी किसी पत्ते को छूकर मुस्कुराता है, कभी मिट्टी को हाथों से सहलाता है। ये सिर्फ बागबानी नहीं है, ये उसका जीवन का कारण है। यही उसकी सुबह की वजह है, यही उसकी ऊर्जा का रहस्य है। लोग हैरान होते हैं, इस उम्र में भी आप इतना सब क्यों करते हैं? और वह बस मुस्कुराकर एक ही शब्द कहता है, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है खुद से ये 4 सवाल पूछना। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किसमें अच्छा हूं? दुनिया को मुझसे क्या मिल सकता है? और क्या यह मुझे आर्थिक रूप से टिकाए रख सकता है? जब ये चारों जवाब मिलते हैं, वहीं से इकिगाई की शुरुआत होती है। जैसे ही हमें अपना इकिगाई मिल जाता है, सुबह बोझ नहीं लगती, काम तनाव नहीं देता और थकान शिकायत नहीं बनती। जीवन में एक नई ऊर्जा, संतोष और दिशा आ जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर मुझे इकिगाई मिल भी जाए तो क्या मैं उसे सीखने और अपनाने के लिए तैयार हूं? यही जवाब छिपा है अगले जापानी सिद्धांत में, और शोशिन अ बिगिनर्स माइंडसेट, जो हमें सिखाता है हर पल को बच्चे जैसी जिज्ञासा और खुली सोच के साथ जीना। चैप्टर 2, शोशिन क्यों वायरल हो रहा है? सोचिए जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कोई नई चीज सीखना चाहते थे, लेकिन दिमाग में पहले से भरी धारणाएं आपको रोक देती थी। कभी किताब उठाई और सोचा, ये तो मैं पहले से जानता हूं, और फिर कुछ पन्नों के बाद छोड़ दिया। या फिर किसी मीटिंग या क्लास में बैठे और मन ही मन कहा, ये सब बेसिक है, मेरे काम का नहीं। कितनी बार आपका ईगो सीखने के रास्ते में आ गया, क्योंकि हमें लगा कि मुझे तो सब पता है। और सोचिए, जब हम बच्चों को देखते हैं, हर चीज को जिज्ञासा से, खुले दिमाग से, बिना जज किए सीखते हैं, तो क्या कभी दिल ने कहा कि काश मैं भी ऐसे ही सीख पाता? क्या ये सच नहीं है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जिज्ञासा घटती जाती है और सब पता है वाली सोच हमें नई चीजों से दूर कर देती है?
आज की दुनिया में हर दूसरा इंसान तनाव, चिंता या बर्नआउट से जूझ रहा है। सब कुछ पाने के बाद भी कुछ कमी है वाली भावना पीछा नहीं छोड़ती। यही वजह है कि लोग इकिगाई और काइजन जैसी फिलॉसफी से तुरंत जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किताबों के शब्द नहीं बल्कि हमारे दिल के खालीपन का जवाब है। जरा कल्पना कीजिए, शाम का वक्त है, टोक्यो की नियन लाइट्स जगमगा रही हैं। भीड़ भाड़ वाली मेट्रो से हजारों लोग बाहर निकल रहे हैं। इन्हीं में से एक है एक साधारण सैलरीमैन, काली सूट, सफेद शर्ट, ढीली टाई, आंखों में थकान। वो रोज सुबह 7 बजे घर से निकलता है और रात को 10 बजे थकाहारा लौटता है। रोज वही भीड़, वही मीटिंग्स, वही प्रोजेक्ट्स और फिर वही खालीपन। जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही है, लेकिन अंदर से कहीं आवाज आती है, क्या सिर्फ यही है मेरी जिंदगी? बस काम करना, कमाना और फिर अगले दिन वही दोहराना। एक रात लौटते समय स्टेशन के पास की छोटी सी किताबों की दुकान में उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है। नीले कवर पर लिखा होता है, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। वो किताब उठाता है। पहले तो उसे लगता है ये तो बस एक और सेल्फ हेल्प बुक होगी, लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटता है कुछ बदलने लगता है। पन्नों में लिखा है, जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ बड़ी उपलब्धियां नहीं है। असली खुशी मिलती है जब आप छोटे छोटे बदलावों से रोजाना थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए, क्या होगा अगर आप हर नए दिन को ऐसे जिए जैसे ये आपकी जिंदगी की पहली क्लास हो? क्या होगा अगर आप हर चुनौती को बच्चे जैसी मासूम आंखों से देखें? और जब आप इस बिगिनर्स माइंडसेट को कैज़ेन यानी छोटे छोटे निरंतर सुधार से जोड़ते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी का हर दिन एक नई ऊंचाई छूने लगेगा। चैप्टर 3, कैज़ेन और निरंतर सुधार। कितनी बार आपने नए साल का रिजोल्यूशन बनाया है, कल से जिम जाऊंगा, डाइट बदलूंगा, किताबें पढ़ूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब पुरानी आदतों की तरह ढीला पड़ जाता है। बड़ा बदलाव करने की कोशिश में हम थक जाते हैं। असल में समस्या हमारी इच्छा में नहीं, हमारे तरीके में है। सोचिए, अगर आपको एक पहाड़ चढ़ना हो और आप पहले ही दिन चोटी तक पहुंचने की जिद करें, तो हताशा तय है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम ले, तो वही असंभव लगने वाला पहाड़ भी आसान हो जाता है। जरा उस टोक्यो के सैलरीमैन को फिर से याद कीजिए। वो रोज भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में धकेला जाता है, 12 घंटे दफ्तर में कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका रहता है। दिन के अंत में थकाहारा जब घर लौटता है तो उसके हाथ में होती है एक पुरानी सी पियानो बुक। उसने सोचा, शोशन यानी बिगिनर्स माइंडसेट से क्यों न कुछ नया सीखूं। पहली रात उसने पियानो के सामने बैठकर उंगलियां रखी। धुन तो दूर, सही कीज दबाना भी मुश्किल लगा। आवाज बेसुरी थी, उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। दूसरी रात फिर वही गलती, कई बार नोट्स गलत हो गए। पल भर को उसने सोचा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन फिर उसके अंदर की एक आवाज आई, बस थोड़ा और, आज 10 मिनट और कोशिश कर ले। और उसने किया। फिर तीसरी, चौथी, 5वीं रात धीरे धीरे उसकी उंगलियां कीज को पहचानने लगी। अब बेसुरी ध्वनियां भी कुछ कुछ संगीत का रूप लेने लगी। 7वीं रात वो छोटी सी धुन जिसे वो हफ्ते भर से बजाने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार साफ साफ बज गई। उसके चेहरे पर जो सुकून और मुस्कान थी, वो किसी बड़े प्रमोशन या बोनस से कहीं ज्यादा चमकदार थी। उस पल उसने समझा, सच्चा बदलाव अचानक बड़े कदमों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे प्रयासों से आता है। यही है कैज़ेन का जादू, कैज़ेन का मंत्र। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ो, रोज 1% सुधार पर फोकस करो, कंसिस्टेंसी को आदत बना लो। धीरे धीरे यही छोटे सुधार मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। कैज़ेन अपनाने से टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि प्रगति दिखने लगती है, आदतें धीरे धीरे मजबूत हो जाती है
और सबसे अहम, आप बदलाव का मजा लेने लगते हैं, बोझ नहीं। अब सोचिए, अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहें तो कुछ महीनों बाद आपकी जिंदगी कहां तक पहुंच सकती है। लेकिन सिर्फ छोटे कदम ही काफी नहीं है, क्योंकि रास्ते में थकान भी आएगी, मुश्किलें भी। और यहीं पर काम आता है अगला जापानी सिद्धांत, चैप्टर 4, गंबरू, प्रयास और धैर्य, यानी किसी भी हालत में हार न मानना। सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत की लेकिन मुश्किल आते ही छोड़ दिया। जिम जाना, नई स्किल सीखना या फिर कोई सपना पूरा करना। हम अक्सर सोचते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं। यही वह जगह है जहां जापानी सिद्धांत गंबरू हमें याद दिलाता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हार मत मानो। ये सिर्फ धैर्य नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा से जुट जाना है। जरा एक दृश्य सोचिए, टोक्यो की सर्द सुबह, सड़कें बंद है, दोनों ओर भीड़ खड़ी है, रंग बिरंगे बैनर, ढोलन गाड़े और लोगों की तालियों की गूंज के बीच एक मैराथन शुरू हो चुकी है। हजारों धावक आगे बढ़ रहे हैं। उनमें से एक है 65 साल का बुजुर्ग धावक, सफेद बाल, पतली काया और पुराने जूतों में बंधे पैर। शुरुआत में सब हंसते हुए कहते हैं, ये कितनी दूर जाएगा, लेकिन वो चुपचाप दौड़ता रहता है। 20 किलोमीटर के बाद उसके पैर में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में कंपन, सांसें भारी, चेहरा पसीने से भीगा। भीड़ में खड़े लोग सोचते हैं अब ये रुक जाएगा, यही इसकी सीमा है। लेकिन नहीं, वो धीरे धीरे चलता है, फिर छोटे छोटे कदमों से फिर से दौड़ना शुरू करता है। हर कदम उसके शरीर पर बोझ डालता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक है। मैं फिनिश लाइन देखे बिना हार नहीं मानूंगा। घंटों बीत जाते हैं, कई लोग जोश में आगे बढ़े थे, बीच में हार मानकर बैठ चुके हैं, लेकिन ये बुजुर्ग अब भी आगे बढ़ रहा है, धीरे मगर लगातार। आखिरकार जब शाम ढल रही होती है, वो फिनिश लाइन पार करता है। उस पल पूरा स्टेडियम गूंज उठता है तालियों और जयकारों से। लोग खड़े होकर उसका सम्मान करते हैं। उसने कोई मेडल नहीं जीता, लेकिन उसने कुछ और बड़ा हासिल किया। उसने अपनी हार मानने की इच्छा पर जीत दर्ज की। यही है गंबरू, जापानी आत्मा का सार। कभी हार मत मानो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। गंबरू हमें यही सिखाता है कि बाधाएं रुकावट नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा होती है। अगर आप रोज गिरकर भी उठते हैं, तो आप पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। जिंदगी के हर पहलू में, पढ़ाई, करियर, रिश्ते या फिटनेस, गंबरू हमें ये ताकत देता है कि हम असंभव को भी संभव बना सके। छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़े सपनों को हकीकत में बदल देती है। तो सोचिए, अगर इकिगाई हमें जीवन का कारण देता है, शोषण हमें सीखने की विनम्रता और कैज़ेन हमें छोटे कदमों का जादू, तो गंबरू वो ताकत है जो हमें गिरकर भी उठने का साहस देती है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या होगा जब हम ये भी सीखेंगे कि हर चीज परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, यानी वाबी सभी अपूर्णता का सौंदर्य। चैप्टर -5, वाबी सभी अपूर्णता का सौंदर्य। कितनी बार आपने किसी चीज को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बनी। इंस्टाग्राम पर दूसरों की जिंदगी देखकर लगता है कि हमारी लाइफ में कमी है, लेकिन सच्चाई ये है, किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। हम हर गलती, हर दाग, हर अधूरेपन को बोझ समझते हैं, पर असली सुकून तब मिलता है जब हम उन अधूरे हिस्सों को भी अपनाते हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत, धूप से भरे जापानी गांव में एक बुजुर्ग कुम्हार अपनी मिट्टी की प्यालियां बना रहा है। उसके हाथ झुर्रियों से भरे हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी कोमलता है। वो एक प्याली को बड़ी मेहनत से चाक पर गढ़ता है, प्यार से उसे भट्टी में पकाता है। जब वो प्याली तैयार होकर चमकती हुई सामने आती है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे ये सिर्फ मिट्टी की चीज नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा हो। लेकिन एक दिन वो प्याली गलती से उसके हाथ से छूट जाती है और जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर जाती है। एक पल के लिए उसके दिल में टीस उठती है,
वो चाहे तो उन टुकड़ों को झाड़कर बाहर फेंक सकता है, क्योंकि टूटी चीज का क्या इस्तेमाल। लेकिन जापानी दर्शन वाबी सबी कहता है, अपूर्णता में भी सुंदरता है। वो कुम्हार टुकड़ों को उठाता है, सोने का बारीक पाउडर लाता है, हर दरार को सोने की नन्ही नन्ही रेखाओं से जोड़ता है। धीरे धीरे वो टूटी प्याली फिर से आकार लेने लगती है। अब वो पहले जैसी नहीं रही, बल्कि और भी अनोखी हो गई है। उसकी हर दरार चमक रही है, जैसे वो अपनी चोटों की कहानी खुद सुना रही हो। लोग जब उसे देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। ये प्याली टूटी हुई होकर भी इतनी सुंदर कैसे हो गई? कुम्हार मुस्कुराकर कहता है, हर दरार उसका इतिहास है, और इतिहास मिटाकर सुंदरता नहीं आती, उसे अपना कर आती है। यही है वाबी सबी और किंत्सुगी का संदेश। हमारी जिंदगी की दरारें, असफलताएं और अधूरेपन ही हमें असली सुंदरता और गहराई देते हैं। वाबी सबी हमें सिखाता है कि परफेक्शन की दौड़ छोड़कर सादगी और अधूरेपन को गले लगाए। हर गलती, हर टूटन हमें और गहराई और मजबूती देती है। अगर हम अपनी कमियों को भी अपनाना सीख ले तो आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव घटता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। क्योंकि जब आप खुद को अपूर्ण मानकर भी स्वीकार करते हैं, तभी आप दूसरों को भी वैसे ही अपनाते हैं। तो सोचिए, क्या हो अगर आपकी जिंदगी की दरारें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? शायद यही हमें अगले जापानी सिद्धांत तक ले जाती है। चैप्टर 6, ओमोयारी, करुणा और सहानुभूति। सोचिए, कितनी बार आपने चाहा कि कोई आपकी परेशानी बिना कहे समझ ले, जैसे ऑफिस से थककर लौटें और कोई आपका पसंदीदा चाय का कप सामने रख दे, या घर में उदासी हो और अचानक किसी का छोटा सा मैसेज आ जाए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम सबके दिल में ये छुपी ख्वाहिश रहती है कि कोई हमें देखे, सुने और हमारी परवाह करे। ओमोयारी वही एहसास है जहां इंसान सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों की खुशी और दुख को भी महसूस करता है। टोक्यो का शाम का समय है। भीड़ भाड़ वाली मेट्रो ट्रेन, लोगों का सैलाब, हर कोई जल्दी में। हवा में थकान और भाग दौड़ की गंध तैर रही है। भीड़ के बीच एक छोटा स्कूली बच्चा खड़ा है। उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी सी सिलवटों में है। भारी बैग उसके कंधों को झुका रहा है। उसकी आंखें नींद और थकान से बोझिल है। वो रेलिंग पकड़कर जैसे तैसे खुद को संभाले खड़ा है। पास की सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा है। सफेद बाल, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में कोमलता। वो धीरे धीरे उस बच्चे को देखता है। उसे किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी थकान उसने महसूस कर ली। बिना एक शब्द बोले वो हल्की सी मुस्कान देता है और अपनी सीट से उठकर बच्चे को बैठने का इशारा करता है। पहले तो बच्चा हिचकिचाता है। वो सोचता है, ये अंकल तो बड़े हैं, इन्हें बैठना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग आदमी सिर हिलाकर धीरे से कहता है, तुम बैठो। बच्चा धीरे से बैठ जाता है। उसकी आंखों में राहत है, जैसे बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान लौट आती है। ट्रेन अब भी शोर से भरी है, लोग अब भी भाग दौड़ में हैं, लेकिन उस पल में वो सीट, वो मुस्कान और वो छोटा सा जेस्चर दुनिया को थोड़ी और मानवीय, थोड़ी और नरम बना देता है। यही है ओमोयारी की ताकत। कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने के लिए बड़े शब्दों या बड़े कामों की जरूरत नहीं होती। बस एक छोटा सा इशारा, एक छोटी सी करुणा किसी के दिल में उम्मीद जगा सकती है। हम भी अपने जीवन में ओमोयारी अपना सकते हैं। किसी की बात ध्यान से सुनना, बिना कहे मदद करना, छोटी छोटी दयालुता दिखाना, जैसे किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलना या थके दोस्त को हौसला देना। जब हम सहानुभूति दिखाते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं। हम सिर्फ बेहतर इंसान ही नहीं, बल्कि बेहतर दोस्त, बेहतर साथी और बेहतर समाज का हिस्सा बन जाते हैं। करुणा वो गोंद है जो रिश्तों को लंबे समय तक जोड़े रखती है। अब सोचिए, अगर हमारी जिंदगी में करुणा और सहानुभूति इतनी ताकतवर है, तो क्या होगा जब हम संतुलन, बैलेंस को भी जोड़ दें। यानी ओमोयारी के बाद आता है अगला जापानी सिद्धांत, चैप्टर 7, गमन, धैर्य और आत्मसंयम।
सोचिए, कितनी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि छोटी सी परेशानी आते ही हम गुस्से से भर जाते हैं। ट्रैफिक में फंसना, काम में दिक्कत या किसी का बुरा बोल देना, और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन क्या हर समस्या पर गुस्से से काम बनता है या फिर धैर्य से? दिल से हम सब यही चाहते हैं कि जिंदगी थोड़ी आसान हो, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो धैर्य हमें टूटने से बचाता है। गमन का मतलब है कठिनाई को चुपचाप सहना और भीतर से मजबूत रहना। ये सिर्फ सहन करना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ सामना करना है। कल्पना कीजिए, जापान का एक छोटा सा गांव, जहां लोग सदियों से समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। सुबह का समय है, बच्चे स्कूल की ओर जा रहे हैं, मछुआरे अपनी नावों को समुद्र में उतार रहे हैं। लेकिन अचानक धरती कांपने लगती है और देखते ही देखते समुद्र उफान पर आकर सुनामी की तरह गांव को निगल लेता है। कुछ ही मिनटों में घर, खेत, नावें सब पानी में समा जाते हैं। जब लहरें थमती हैं तो चारों ओर सिर्फ मलबा, टूटी हुई लकड़ियां और बिखरी जिंदगियां बचती हैं। लोग हताश होकर बैठ जाते हैं। किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी की आंखों में डर, और इसी अराजकता के बीच एक बुजुर्ग औरत अपने अस्थाई तिरपाल से ढके छोटे से शरण घर के बाहर खड़ी है। उसकी आंखें नम हैं, चेहरा थका हुआ है, लेकिन उसमें अजीब सी शांति झलकती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं। वो धीरे से आसपास इकट्ठे लोगों से कहती है, हम फिर से बनाएंगे। घर टूटा है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। उसके शब्दों में शिकायत नहीं, बल्कि विश्वास है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि धैर्य है। उसकी इस एक पंक्ति ने जैसे पूरे गांव को हिला दिया। लोग उठ खड़े हुए और मलबे को हटाकर नया आशियाना बनाने लगे। यही है गमन। मुश्किल हालात में टूटने के बजाय आत्मसंयम और धैर्य के साथ खड़े रहना। उस बुजुर्ग औरत ने हार नहीं मानी और उसके धैर्य ने सैकड़ों लोगों को हिम्मत दी। हम भी अपनी जिंदगी में गमन को अपना सकते हैं। हर परेशानी में तुरंत रिएक्ट करने की बजाय 5 मिनट गहरी सांस लें। क्यों मेरे साथ की बजाय पूछे, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? चुनौतियों को अपनी मजबूती का टेस्ट समझे। जब हम आत्मसंयम सीख जाते हैं तो जिंदगी की मार हमें गिरा नहीं पाती। हम और शांत, समझदार और मजबूत इंसान बन जाते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ अपनी जिंदगी संभालते हैं, बल्कि दूसरों को भी हिम्मत देते हैं। अब सोचिए, अगर हम धैर्य से मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, तो क्या होगा अगर हम अपनी टूटन को भी खूबसूरती से अपनाना सीख जाए। यही हमें ले जाता है अगले जापानी सिद्धांत की ओर। चैप्टर 8 किंत्सुगी माइंडसेट टूटन में भी मूल्य। अब सोचिए, अगर हम धैर्य से मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, तो क्या होगा अगर हम अपनी टूटन को भी खूबसूरती से अपनाना सीख जाए। लेकिन सच ये है, हम सबकी जिंदगी में दरारें हैं। कुछ दिखती हैं, कुछ छिपी होती हैं, और ये दरारें हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी कहानी है। ये हमें इंसान बनाती है, हमें गहराई देती है। कल्पना कीजिए, आपके हाथों से एक प्याला गिरता है। वो जमीन पर टकराता है और कई टुकड़ों में बिखर जाता है। पहली नजर में मन कहता है, अब ये काम का नहीं, बस इसे फेंक दो, क्योंकि हम टूटी हुई चीजों को बेकार मानते हैं। लेकिन जापान में सोच अलग है। वहां एक अद्भुत कला है, किंत्सुगी। किंत्सुगी इस कला में टूटे हुए प्याले को जोड़ा जाता है, पर सामान्य गोंद से नहीं, बल्कि सोने की महीन रेखाओं से। धीरे धीरे हर दरार को प्यार से सोने से भरा जाता है। हर टुकड़ा फिर से जुड़ता है और वो प्याला अब पहले से भी ज्यादा सुंदर बनकर सामने आता है। उसकी चमक केवल सोने से नहीं, बल्कि उस कहानी से आती है जो उसकी हर दरार बयां करती है। वो दरारें अब उसकी कमजोरी नहीं रही, बल्कि उसकी पहचान बन गई। यही है किंत्सुगी का दर्शन। टूटन को छिपाना नहीं, उसे अपनाना और उससे और सुंदर बन जाना। जिंदगी में भी यही अपनाइए। अपनी असफलताओं को छिपाइए मत, उन्हें अपनाइए। हर हार आपको सिखाती है, हर चोट आपको मजबूत बनाती है।
टूटन को मिटाने की कोशिश मत कीजिए, उसे चमकाइए। जब आप अपनी कमियों और असफलताओं को स्वीकारना शुरू करते हैं, तभी आप और गहरे और वास्तविक इंसान बनते हैं। दूसरों को भी आपकी अपूर्णता में अपनी झलक दिखती है और रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। यही मानसिकता आपको आगे बढ़ने, सीखने और औरों को प्रेरित करने में मदद करती है। तो सवाल यह है, टूटन को ताकत में बदलने से लेकर धैर्य और करुणा तक, सवाल यह है कि इन सब को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? अगला वीडियो बताएगा 24 घंटे का जादू।